Hello everyone, this is CA Isha Agarwal and welcome back to the channel. And in today's video, we'll be discussing the strategy for September 2024 exams. यानी अगर आप एक CA intermediate aspirant है जो September 2024 में अपना exams plan कर रहे हैं, this video is for you. So as we all know, the results are out. To the ones who cleared, many congratulations. To the ones who didn't clear and जिनके मन में बहुत सारी confusions है, बहुत होपलेस महसूस कर रहे हैं, कैसे करे, क्या करे, वॉज माई प्रीवियस मेहनत इनफ इन और नॉट, क्या मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है, मैंने क्या गलतियाँ की, कहाँ गलतियाँ की, हाउ डू आई प्रोसीड, क्या मुझे सितंबर में एग्ज़ाम देना चाहिए, जनवरी में एग्ज़ाम्स देना चाहिए. तो ये सारे कन्फ्यूजन्स आई विल बी क्लियरिंग दिस वीडियो. Even after that, if you have any doubt, you can comment down below and I'll be happy to answer that. So this video is a basic video जहाँ मैं इन डेप्थ स्ट्रैटेजी नहीं शेयर करूँगी हर सब्जेक्ट का, बट एक बेसिक स्ट्रैटेजी ऑन हाउ यू कैन प्लान योर एग्जाम्स फॉर सितंबर 24. मतलब मैं ये नहीं बता रही कि ऑडिट में कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, बट वॉट आर द डेज दैट शुड बी अलॉटेड टू ऑडिट. आपको क्या क्या किस किस टाइम प्लान करना चाहिए, कैसे प्रोसीड करना चाहिए, क्या सोच के ग्रुप 1 या ग्रुप 2 लेना चाहिए या बोथ ग्रुप अटेम्प्ट करना चाहिए, ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ. सो सिंस वी आर लेस ऑन टाइम, क्योंकि एग्जाम सब बस 2 महीने में, आई विल नॉट बी टेकिंग मच ऑफ योर टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. तो देखो, सबसे पहले कि आपको ग्रुप 1 अटेम्प्ट करना चाहिए, ग्रुप 2 अटेम्प्ट करना चाहिए, बोथ ग्रुप अटेम्प्ट करना चाहिए, इसका आप कैसे, हाउ विल यू डिसाइड. तो देखो, अगर आपके प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है, आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर ग्रुप 1. इफ यू फील दैट यू आर स्ट्रॉन्ग ऑन थ्योरी, गो फॉर ग्रुप 2. एंड बोथ ग्रुप बहुत सोच समझ के लेना, ओनली एंड ओनली व्हेन यू आर श्योर कि 2 से 3 सब्जेक्ट्स, मिनिमम 2 से 3 सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे हैं जिसमें आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, एंड सिर्फ एक रिविजन मतलब 5-6 दिन में दे आर डन, तभी दोनों ग्रुप का फैसला लेना. या फिर आप ने मई का जो टर्म है वो डेफर किया है, तभी आप सितंबर 24 में दोनों ग्रुप अटेम्प्ट करना, वरना मत करना. इट इज़ स्ट्रिक्टली एडवाइजेबल कि अगर अभी भी क्लासेस चल रही है, अभी भी यू डोंट फील कॉन्फिडेंट, अभी भी यू थिंक कि नहीं यार मैं 6 सब्जेक्ट साथ में नहीं संभाल सकता, तो डोंट गो फॉर बोथ ग्रुप्स. इंस्टेड इफ़ यू फील नहीं देना है तो दोनों ग्रुप साथ में ही देना है, तो गो फॉर जनवरी. ठीक है. एक अटेम्प्ट बेकार में ये सोच के मतलब ठीक है यार देख लेते हैं, हो जाएगा शायद, डोंट गेट दैट शायद. व्हेन यू फील कॉन्फिडेंट कि नहीं मैं 6 के 6 सब्जेक्ट संभाल सकता हूँ, इस 2 महीने में ही संभाल सकता हूँ, देन ओनली गो फॉर दिस. ठीक है. तो ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड बोथ ग्रुप्स का आई फील क्लैरिफिकेशन हो गया है. अब प्री कंडीशंस क्या है अपियरिंग के लिए. अगर आप सितंबर 24 में अपना एग्जाम्स देना चाहते हो, तो बेसिक से बेसिक बेयर मिनिमम आपका क्या हुआ रहना चाहिए. आपके सारे ट्यूशंस कंप्लीट होने चाहिए. जो भी आप अगर ग्रुप 1 प्लान कर रहे हो तो ग्रुप 1 के सारे क्लासेस कंप्लीट हो जाने चाहिए, ग्रुप 2 प्लान कर रहे हो तो ग्रुप 2 के सारे क्लासेस कंप्लीट हो जाने चाहिए. एंड आई फील यू आर वाइज इनफ कि अगर ग्रुप 1 के हो गए हैं क्लासेस कंप्लीट एंड ग्रुप 2 के चल रहे हैं, तो इतनी बुद्धि है आप में कि अब जो 2 महीने जाएंगे आप उसमें ग्रुप 2 की क्लासेस तो नहीं करोगे, सिर्फ ब्लाइंडली ग्रुप 1 प्रिपेयर करोगे. ठीक है. तो एकदम बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है ट्यूशन क्लासेस, या जो भी अगर आपने सेल्फ स्टडी प्लान किया था तो 1 सिटिंग यू आर डन विथ. ठीक है. अगर वो चल रहे हैं एंड आप सोच रहे हो कि चलो यार जुलाई में वो कर लेंगे एंड फिर अगस्त में खुद से पढ़ लेंगे, डोंट गो फॉर इट. हड़बड़ाना बेकार में नहीं है. इफ़ यू आर नॉट डन विद ट्यूशन क्लासेस, वेट फॉर द जनवरी अटेम्प्ट. बहुत दिन बाद तो नहीं है, ऐसा तो नहीं सितंबर के बाद सीधा मेक अटेम्प्ट आ रहा है, 2-4 महीने में ही दूसरा अटेम्प्ट आ जाएगा. सो डोंट फाइंड योर सेल्फ कि नहीं बस जल्दी 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 करना है. आराम से करो, अच्छे से करो. ठीक है. इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर बोथ ग्रुप, अगर दोनों ग्रुप प्लान कर रहे हो तो इंश्योर, मैंने जैसे बोला 2-3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. कुछ भी हो सकता है. सपोज आपको अकाउंट्स पे कॉन्फिडेंट है कि यार चलो यार एक बार क्लास कर लिया, अब मैं खुद से कर पाऊंगा, अब मेरे को वापस दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, या एक बार ऐसे मॉड्यूल घुमा लिया तो एक बार हो गया, वापस करने की ज़रूरत नहीं है. टैक्स हो गया तो एक बार टैक्स देख लिया, लॉ हो गया, ऑडिट हो गया, कुछ भी, पर आपके 2-3 सब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए, वरना 6 सब्जेक्ट्स नहीं संभलेंगे साथ में एकदम 2 महीने में. ठीक है. अनलेस एंड अनटिल यू हैव डेफर्ड द मे अटेम्प्ट, तब तो ठीक है भैया, तुम्हारे पास नवंबर से टाइम था. बट अगर आपने मे अटेम्प्ट दिया एंड यू कुडंट क्लियर एंड यू फील कि मैंने दोनों ग्रुप वापस देना है, डोंट मेक दिस मिस्टेक. हैव योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स या सब्जेक्ट्स वेर यू हैव सिक्योर्ड एग्जामेशन, तभी प्लान करो ये सब. इफेक्टिव स्टडी आवर्स शुड बी 8 to 10 आवर्स होने ही चाहिए. अगर आप
एक ग्रुप प्लान कर रहे हो तो शायद कम हो सकता है, बट अगर आप बोथ ग्रुप प्लान कर रहे हो तो 8 से 10 घंटे इज़ द बेयर मिनिमम दैट यू नीड टू गिव इन अगर आपने मे अटेम्प्ट दिया है, क्योंकि 6 सब्जेक्ट्स अगर आप 10-10 घंटे इफेक्टिवली नहीं पढ़ोगे हर रोज़ तो आप नहीं दे पाओगे। इवन इफ़ यू आर अपेयरिंग फॉर वन ग्रुप तो 6 से 8 घंटे इफेक्टिव स्टडी का मैं बात कर रही हूँ। इफेक्टिव स्टडी माने अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो उसमें बहुत नॉर्मल है, आप भी आदमी हो मैं भी आदमी हूँ, वी आर ह्यूमंस, हमसे 1-2 घंटे वो लैग जाता है, वो माइंड डिस्टर्ब होता है। सो दैट इज़ नॉट योर इफेक्टिव स्टडी यार, दैट इज़ जस्ट ए स्टडी यार। बट इफेक्टिव स्टडी यार मतलब आप फुल कॉन्सेंट्रेशन से सिर्फ उसी पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है, फुल कॉन्सेंट्रेशन से सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, आराम से सम्स बना रहे हो, सम्स नहीं बन रहे तो फटाफट उसको नोट डाउन कर रहे हो, ये सब। सो इंश्योर दैट यू हैव एन इफेक्टिव स्टडी आवर ऑफ 8 to 10 आवर्स। अगर आप दोनों ग्रुप अटेम्प्ट कर रहे हो, एक ग्रुप अटेम्प्ट कर रहे हो तो 6 से 8 घंटे का रखो। 6 से 8 घंटे का इफेक्टिव स्टडी आर अचीव करने के लिए मिनिमम आपको 10 घंटे पढ़ना पड़ता है। एंड अगर आप 8 से 10 घंटे चाह रहे हो तो उसके लिए 10 से 12 घंटे आप पढ़ोगे, तब वो इफेक्टिव स्टडी आर टोन डाउन होता है 8 से 10 घंटे में। अब आपको लग रहा है मैम मैं तो सीए इंटर ही दे रहा था, सीए फाइनल नहीं, तो इसलिए मैंने बोला एक ग्रुप दे रहे हो तो ठीक है, दो ग्रुप अगर आप वही अपना मई और नवंबर वाला साइकिल होता ना तो यूजुअली आपके जो ट्यूशन्स है वो अगस्त में खत्म हो जाते हैं, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर आपके पास 3 महीने रहते हैं सब्जेक्ट्स कवर करने के। बट यहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 महीने, एंड 2 महीने भी पूरे पूरे से नहीं बोलूँगी क्योंकि लास्ट में वो फर्स्ट एग्जाम के लिए पढ़ने में चला जाता है, फिर रिजल्ट आता है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब वो मोमेंट आता है, तो 2 महीने भी पूरे नहीं है। तो अगर 2 महीने में आपको पूरा 6 कवर करना है तो आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, तो वो ये सब सोच के उसके बाद अपना डिसीजन लेना, ठीक है। एज आई हैव रिटन अ बेसिक स्ट्रैटेजी इज गिवन, द टाइम अलॉटेड मे इंक्रीज और डिक्रीज। अगर आप एक ग्रुप अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये प्लान अभी आप सुनना। एक ग्रुप अटेम्प्ट कर रहे हो, कितने सब्जेक्ट्स कवर करना है, 3 सब्जेक्ट्स कवर करना है। अप्रॉक्सीमेटली मैं मान के चल रही हूँ हमारे पास 60 दिन है, ठीक है, जब आपका रिजल्ट आया उससे एंड जब आप एग्जाम दे रहे हो तब तक, तो 60 दिन है आपके पास। तो कितना कितना हुआ, अगर 3 सब्जेक्ट्स को अपने को 60 दिन देना है, बेसिक मैथ्स 20 दिन। अब सपोज अगर मैं ग्रुप 1 अपेयर कर रहा हूँ, सपोज मैं ग्रुप 1 अपेयर कर रहा हूँ, तो ग्रुप 1 में आपके सब्जेक्ट्स क्या हुए, अकाउंट्स हुआ, लॉ हुआ एंड टैक्स हुआ। तो मैं बोल रही हूँ कि 20-20 दिन सबको दे दो, पर हो सकता है कि आपका लॉ स्ट्रांग हो तो आपको उसमें 10 ही दिन लगे, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 25-25 दिन बढ़ा लो। टैक्स स्ट्रांग हो सकता है तो यहाँ पे 20 दिन करके, यहाँ पे इसको 15-25 करते हैं, जैसे भी आपको ये जो आपको 60 का रेशियो रखना है वो आपको रखना चाहिए। बट जो एकदम एकदम से कम जो मिनिमम सा आपको रखना चाहिए पर सब्जेक्ट, वो 10 दिन रखने चाहिए। 10-10 दिन मिनिमम रखो हर सब्जेक्ट का, उसके बाद आप अपने उस पर देख सकते हो कि वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है वीक है, आपको ज़्यादा मेहनत चाहिए कम मेहनत चाहिए, उसके बेसिस पे आप आगे पीछे का डेज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, बट मिनिमम से मिनिमम 10 दिन हर सब्जेक्ट को देना। क्या ये 20 दिन या 10 दिन कैसे डिवाइड होने चाहिए, क्या ये लगातार मैं एक बार 10 दिन पढ़ लूँ तो हो जाएगा क्या, नहीं, इट शुड बी डिवाइडेड इनटू फर्स्ट रिवीजन एंड सेकेंड रिवीजन का फेज। मतलब कि सपोज अगर मैंने 10 दिन दिए, लॉ को 10 दिन दिए, फर्स्ट लर्निंग करने बैठी है, फर्स्ट रिवीजन करने बैठी है, जो भी फर्स्ट टाइम जब लॉ पढ़ा ट्यूशन्स के बाद, तो उसको याद करने में 7 दिन लगे, 7 दिन चल गए। क्या 3 दिन मुझे फिर से उसी टाइम रिवाइज कर लेना चाहिए क्या, नहीं। अगर आप यही कर रहे हो, सपोज आपने जुलाई में लॉ रिवाइज कर लिया या अगस्त फर्स्ट वीक में लॉ रिवाइज कर लिया, तो आपको क्या लगता है आप लगातार एक ही बार में 2 रिवीजन कर लोगे तो आपको सितंबर तक भी याद रहेगा, नहीं याद रहेगा। तो यू शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज इंश्योर कि जो भी आप टाइम अलॉट कर रहे हो उसको आप डिवाइड कर रहे हो फर्स्ट रिवीजन एंड सेकंड रिवीजन फेज में। तो अगर 10 दिन में मैंने 7 दिन वहाँ ले लिए तो यहाँ सेकेंड रिवीजन मतलब सितंबर के स्टार्टिंग वीक में हो सकता है, अगस्त एंड वीक में हो सकता है, जो भी आपका फर्स्ट रिवीजन का टाइम है उससे 15 दिन बाद आप सेकंड रिवीजन करोगे, ठीक है। तो जितना भी डेज जिसको भी अलॉट करना है ऐसे ही सोच के अलॉट करना कि इसमें मैं 2 रिवीजन कर पाऊँ। सेकेंड रिवीजन का हमेशा ये रूल रखना है कि दैट शुड बी 50% ऑफ योर फर्स्ट रिवीजन। तो मतलब अगर आपको फर्स्ट रिवीजन में 7 दिन लगे तो सेकंड रिवीजन में 3.5 दिन लगना चाहिए, फर्स्ट रिवीजन में 10 दिन लगे सेकंड रिवीजन में 5 दिन लगना चाहिए, फर्स्ट रिवीजन में 20 दिन लगे तो सेकंड रिवीजन में 10 दिन लगने चाहिए। क्योंकि अगर आप अभी 50% टाइम कट डाउन नहीं करोगे तो आप वो 1.5 डे में उसको कवर नहीं कर पाओगे। तो 2 रूल याद रखना कि जो भी डेज अलॉट करोगे उसको फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन में बाइफिकेट करोगे, एंड सेकंड रिवीजन का डेज 50% ऑफ योर डेज इन फर्स्ट रिवीजन रखोगे। हर रोज
मुझे क्या सिर्फ थ्योरी पढ़ना चाहिए या मुझे क्या सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ना चाहिए, एक सब्जेक्ट उठाना चाहिए, दो सब्जेक्ट उठाना चाहिए, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है। तो देखो, कुछ कुछ ऐसे कैटेगरी के लोग होते हैं जो एक सब्जेक्ट करने में कंफर्टेबल होता है कंटिन्यूसली, वो बोलते हैं यार हम सेकेंड हाफ थर्ड हाफ में सब्जेक्ट चेंज करेगा तो मेरा फ्लो ब्रेक हो जाता है। तो अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप एक ही सब्जेक्ट लेके चलिए, कुड बी थ्योरी प्रैक्टिकल एनीथिंग, आप उससे कंफर्टेबल हो तो ठीक है। नहीं तो जो मोस्ट कैटेगरी पीपल होते हैं, ये जो मैं बात कर रही हूँ 10% के लोग होते हैं, 90% लोग ऐसे प्लान करते हैं कि उनका डे प्लान शुड इंक्लूड बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, क्योंकि थ्योरी भी बहुत बार बहुत मोनोटोनस हो जाता है एंड प्रैक्टिकल में भी जब आपसे सम नहीं बनते तो वो बहुत अजीब सा लगता है आपको, यार क्यों कर रहा हूँ मैं, एंड वो मन भटक जाता है। So it's suggested that you should include a combination of both theory and practical. जब आप सुबह उठते हो you are high on energy, so always go for theory. फर्स्ट हाफ हमेशा थ्योरी का रखो, सेकेंड हाफ तक आते आते जब आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है तब उसमें आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। ठीक है, प्लान ऐसे ही करना कि थ्योरी के टाइम पे आपकी एनर्जी ज़्यादा हो, क्योंकि थ्योरी के टाइम पे हमारा स्लीप का जो होता है ना, यार नींद आ रही है यार नहीं हो रहा, तो उस टाइम आप अगर हाई ऑन एनर्जी होगी तो आप थ्योरी भी कर पाओगे। प्रैक्टिकल में क्या है, क्योंकि आपका हाथ चलते रहेगा, यू आर कंटिन्यूसली बिजी, तो आपका माइंड वो सोच नहीं पाता है, तो उसको आप कम एनर्जी में भी कर सकते हो। ठीक है, एक ही ग्रुप दे रहे हो क्योंकि बहुत टाइम है, तो एम टी पीज आर टी पीज आर अ मस्ट डू, अपने टर्म का एंड पिछले टर्म का। ठीक है, दो ग्रुप दे रहे हो तो शायद ये टाइम नहीं मिले एम टी पी आर टी पी सॉल्व करने का, बट अगर एक ही ग्रुप दे रहे हो तो एम टी पीज एंड आर टी पीज आर अ मस्ट डू। इसके अलावा मुझे क्या करना चाहिए, एमसीक्यूज। अब आपको पता है आपके हर पेपर में 30% एमसीक्यूज है एंड 30% एमसीक्यूज मायने रखते हैं भाई। अगर किसी का 30 में से 30 एमसीक्यूज में आ जाता है तो उसको तो सिर्फ उस पेपर में 10 नंबर और लाने पास करने के लिए, तो एमसीक्यूज कैन बी अ लाइफ सेवियर। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें आईसीआई जो नए स्कीम के अंडर एमसीक्यूज जितने लाया जो आपके एसएसपी पोर्टल पे अवेलेबल रहता है या बीओएस नॉलेज पोर्टल पे अवेलेबल रहता है वो करना है। पिछले जो जिन सब्जेक्ट्स में ऑलरेडी एमसीक्यूज था, जैसे लॉ में था, ऑडिट में था, टैक्स में था, तो इनके केस सिनेरियो बुकलेट्स निकाले हुए आईसीआई ने पिछले ओल्ड स्कीम में, तो वो सब सॉल्व करना। नए जो सब्जेक्ट्स जैसे अकाउंट्स में एमसीक्यूज आ गया, तो उसमें आप देखोगे एमसीक्यू का पैटर्न क्या है, वो जनरली उनके टेस्ट योर नॉलेज या इलस्ट्रेशन से ही एमसीक्यू पूछते हैं। इलस्ट्रेशन में 4 ऑप्शन है, उसको 4 ऑप्शन में एमसीक्यू बना, 4 जो क्वेश्चन है उनको एमसीक्यूज बना के दे देते हैं। तो एमसीक्यूज आर अ मस्ट डू। इलस्ट्रेशंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में। थ्योरी सब्जेक्ट्स में जो नए स्कीम के अंडर एमसीक्यूज आए वो सॉल्व करिए एंड जो पुराना केस स्टडी सिनेरियोस था वो सॉल्व करिए। ठीक है, एक ग्रुप है, आपके पास टाइम है, इनफ टाइम है कि आप ये सब सॉल्व कर सके, तो गिव योर बेस्ट कि जो एक ग्रुप आप दे रहे हो वो बहुत अच्छे से दे रहे हो एंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम द एग्जाम यू हैव नो टेंशन दैट मैं क्लियर कर पाऊंगा या नहीं क्लियर कर पाऊंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर आपका सिर्फ एक ग्रुप बचा है इवन यू विल बी रिलीव। अगर दोनों ग्रुप देना है एंड आपने एक ग्रुप दे दिया एंड आपको एक ग्रुप देना है तो एग्जाम्स के बाद एटलीस्ट यू विल फील सेटिस्फाइड कि नहीं एक ग्रुप तो अच्छे से दिया है। सो टेक दैट टाइनी एफर्ट्स, व्हाट मेक्स अ डिफरेंस इज दिस ओनली। हो सकता है आपने पिछले अटेम्प्ट में तैयारी बहुत की होगी पर पढ़ाई ही पढ़ाई की बस, मतलब सिर्फ बुक से ही पढ़ा, एमसीक्यूज नहीं सॉल्व किए, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए, तो मेक दैट चेंजेस इन दिस टर्म। ठीक है, तो एम सी क्यूज एम टी पीज आर टी पीज अगर ये सब हो जाए, आपका रिविजन हो जाए, तो ट्राई सॉल्विंग टेस्ट पेपर्स या फिर आईसीआई की क्वेश्चन सॉल्व करो। इनफैक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में तो आईसीआई का ही मॉड्यूल फॉलो करो। थ्योरी में अगर आपको लगता है आपके टीचर का है या जो भी आप स्टडी मैट पढ़ रहे हो वो पढ़ सकते हो, दैट इंश्योर्स 100% कवरेज, वो वाला ही स्टडी मैट लेना एंड उसके बाद आके आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है, क्योंकि टाइम है सो टेक दीज टाइनी एफर्ट्स, उसको पार्टी करने में अब मत गुजारो। स्पेशल पॉइंट्स इंश्योर फुल कवरेज। 20 दिन बहुत होते हैं एक एक सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि आप एक ग्रुप अटेम्प्ट कर रहे हो 3 सब्जेक्ट है तो 20 दिन बहुत ज़्यादा टाइम है। तो इंश्योर फुल कवरेज, डोंट फॉल इनटू द ट्रैप कि मैं एबीसी एनालिसिस करूंगा, ये सब्जेक्ट में ये चैप्टर छोड़ देता हूँ, वो सब्जेक्ट में वो चैप्टर छोड़ देता हूँ। नहीं, आपके पास टाइम है, यूटिलाइज इट फुल्ली, मेक दिस एग्जाम योर सेफ एग्जाम। डोंट थिंक कि यार अगर ये आ गया तो, वो आ गया तो आपको उस अनसेफ मोड में जाना ही क्यों है। आप सेफली प्ले करो, आप सारे जितने भी आपके जो आपके चैप्टर्स है सब करके जाओ। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चैप्टर्स हमारे स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बट दैट ऑल्सो यू नो ओनली व्हेन यू डू द चैप्टर। मेरे चलो सपोज मैंने बोला कि डीटी का
मेरा हाउस प्रॉपर्टी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, पर मैंने वो सॉल्व किया एग्जाम टाइम में तभी समझ में आया ना। एंड जब मुझे अब पता चल गया है वो स्ट्रांग नहीं है तो भी क्या करूँगी मैं, क्या सोचूंगी, छोड़ दूँ इसको? नहीं, आई विल टेक ट्वाइस माई एफर्ट टू डू इट, क्योंकि मुझे तो पता है हाउस प्रॉपर्टी तो आएगा ही। तो डू एवरी चैप्टर विद दैट थॉट ओनली कि ये तो आएगा ही, तो मुझे ये सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो वहां पे आप ट्वाइस द एफर्ट दो। आप ये सोचो ही मत कि आपको ये नहीं आएगा, या सी कैटेगरी है तो ये एग्जाम में नहीं आएगा, या सर ने बोला है तो ये नहीं आएगा। तो डोंट थिंक बाय दैट वे, थिंक कि ये एग्जाम में आ गया तो। जब यू विल सी अ शिफ्ट इन योर थॉट्स कि ये एग्जाम में आ गया तो ये एग्जाम में आएगा ही, तब यू विल सी कि हाँ यार एग्जाम में आएगा तो मुझे तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो मैं अभी से डबल मेहनत करता हूँ। तो डू विथ दैट वे, इंश्योर 100% कवरेज, डोंट लीव एनीथिंग। सेकेंड रिविजन शुड बी 50% ऑफ योर फर्स्ट रिविजन, ये मैंने बोल दिया है। टेस्ट आपको टारगेट रखना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ 20 दिन है। एंड बहुत बार ऐसा होता है ना एग्जाम हॉल में सब पढ़ के जाते हो पर वो पैनिक क्रिएट हो जाता है, क्योंकि पहली बार 3 घंटे के लिए बैठ रहे हो, पहली बार आप सारे क्वेश्चंस देख रहे हो जिसके पास आपके पास कोई मटेरियल नहीं है, तो वो क्या होता है ना एक पैनिक सा क्रिएट हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए। तो जब आप एक दो टेस्ट सीरीज देख के रखते हो ना, तो आपको क्या रहता है, एक प्रैक्टिस हुई भी रहती है कि 3 घंटे के एग्जाम में दिस इज द नॉर्मल बिहेवियर, दिस इज माई कैजुअल बिहेवियर, दिस इज हाउ आई विल बी कंफर्टेबल, दिस इज हाउ आई विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। क्योंकि बहुत बच्चों का ये भी होता है पढ़ के पूरा जाता है पर पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो टेस्ट सीरीज शुड बी इन योर टारगेट। कोई भी टेस्ट सीरीज ले लो, आरटीपीज एमटीपीज अच्छे हैं, बट आरटीपीज एमटीपीज में यूजुअली होता क्या है कि आपका कोई इवेलुएट करने वाला नहीं रहता, आपकी कोई गलतियां बताने वाला नहीं रहता। सो टू अवॉइड दैट, मेक श्योर कि आप अपना डेज ऐसे सजा रहे हो कि मैं 1-2 दिन टेस्ट सीरीज दे पाऊँ। कोई भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो, जो आपका मन, जो आपको लगता हो कि कॉस्ट इफेक्टिव है, जैसा क्वेश्चन अच्छा है वो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। हाँ, 1.5 डे की प्लानिंग आपको सेकेंड रिविजन में ही कर लेनी चाहिए। मतलब कि मुझे अपना 1.5 डे कैसे प्लान करना है, मुझे कौन सा सब्जेक्ट पहले, सॉरी कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा चैप्टर बाद में करना है, क्या चैप्टर से मुझे स्टार्ट करना है, क्या चैप्टर से एंड करना है, मुझे एग्जाम वाले दिन सुबह कुछ रिवाइज करना है कि नहीं, मुझे रात को कितना जगना है, एवरीथिंग शुड बी प्लान। जब आपका 1.5 डे प्लान होता है ना, तो आप जो भी एग्जाम से आते हो आप ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करने लग जाते हो। जब ये 1.5 डे प्लान नहीं होता है तो आप एग्जाम से जिस दिन आते हो ना, वो पूरा दिन सिर्फ ये 1.5 डे प्लानिंग में लग जाता है, यू आर एक्चुअली लेफ्ट विद 1.25 डे। ठीक है, सो डोंट मेक दिस मिस्टेक। जब आप सेकेंड रिविजन कर रहे हो तो अब आपको एहसास हो गया, आपको समझ में आ गया कि आपका स्ट्रॉन्ग क्या है, आपका वीक क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, अनइम्पॉर्टेंट क्या है, क्योंकि आप आरटीपी एमटीपी आईसीआई मॉड्यूल्स आप सॉल्व कर चुके होते तब तक। सो प्लान योर 1.5 डे इन द सेकेंड रिविजन itself. डोंट चेंज एनी स्टडी मैट, मत चेंज करो एकदम लास्ट में। मतलब सपोज आप लेट्स टेक एक्स टीचर से पढ़ रहे थे लास्ट अटेम्प्ट में, आपका क्लियर नहीं हुआ, आपको लगा यार ये टीचर का मैथ गलत है, मैं नहीं समझ पा रहा इससे, तो आपने क्या किया कि एक्स टीचर का मैथ सितंबर के लिए भी रेफर करना स्टार्ट किया फॉर फर्स्ट डिवीजन, एंड उसके बाद आप वाई टीचर का मैथ सेकंड डिवीजन में रेफर करने लग गए। डोंट डू दिस मिस्टेक, योर माइंड वोंट बी एबल टू ऑब्जॉर्व, क्योंकि हर मैथ का क्या होता है ना, कवरेज सब इंश्योर करते हैं बट लिखने का तरीका सबका अलग होता है। तो अगर आप एकदम लास्ट या सेकेंड रिविजन में आप अपना मैथ चेंज कर दोगे ना, तो आपका माइंड वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा ना, आपको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा बेकार में। जिस सेकेंड डिवीजन में आपको कट डाउन करना था उसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। ठीक है, सो डोंट चेंज द मैथ इन द सेकेंड डिवीजन। अगर आपको मैथ चेंज करना है तो या तो आप स्टार्टिंग से करो, फर्स्ट डिवीजन भी उससे करो, सेकंड डिवीजन भी उससे करो, 1.5 डे उससे करो, और अगर नहीं तो फर्स्ट डिवीजन जिससे किया है उसी से करते रहो। ठीक है, डोंट मेक दिस मिस्टेक ऑफ चेंजिंग स्टडी मैट, क्योंकि जैसे आपने स्टडी मैट चेंज किया आपको दिखेगा कि आपका एक शिफ्ट आ रहा है वो पढ़ने के तरीके में, एंड यू विल इवेंचुअली बी टेकिंग मोर टाइम। ठीक है, तो जिससे फर्स्ट रिवीजन किया है उसी को अपने को कंटिन्यू करना है। कैसा मैट लेना चाहिए,
कोई भी मैट ले लो विच इंश्योर्स 100% कवरेज ऑफ आईसीआई मॉड्यूल। अब होता क्या है, आईसीआई मॉड्यूल बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत मोटा हो जाता है। अरे पढ़ते आप वही हो उस मैट में भी, पर वो अलग से सजाया हुआ होता है, आईसीआई मॉड्यूल में अलग से सजाया होता है। तो कोई भी मैट जो आपको जमता है, जो आपको समझ में आता है, बट इंश्योर्स 100% कवरेज ऑफ आईसीआई मॉड्यूल, वही मैट पे जाना। जो क्लेम करता है कि नहीं यार आईसीआई मॉड्यूल में एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, डोंट गो फॉर एनी ऑफ दैट स्टडी मैट। आईसीआई मॉड्यूल में जो भी अगर एक्स्ट्रा लेस जो भी दिया हुआ है वो आपको पढ़ के जाना है। तो एनी मैट विच इंश्योर्स 100% कवरेज ऑफ आईसीआई मॉड्यूल, उस पर जाना है। पेपर्स के लिए पास्ट पेपर्स, एमटीपीज, आरटीपीज जो आईसीआई खुद रिलीज करता है उसी में जाना है। एमसीक्यूज जो मैंने बोला कि आप जो अपने एसएसपी पोर्टल से एक्सेस कर सकते हो अंडर न्यू सिलेबस, वो करना है। थ्योरी सब्जेक्ट्स या जो सब्जेक्ट्स में पहले भी एमसीक्यूज थे, उसके लिए जो केस स्टडी सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज निकाले हुए आईसीआई ने पहले, वो करना है। ठीक है। वन एडवाइस मोर इन द स्टडी मैट इज कि अगर आप लॉ, ऑडिट या कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट में जा रहे हो तो गो फॉर सच स्टडी मैट विच हैज फुल लाइन्स। मतलब सपोज कि मैंने आपको बोल दिया कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्यों करना चाहिए? मैंने लिख दिया प्लानिंग, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, सर्व्स एज एन एविडेंशियल प्रूफ। अब ये जो मैं लाइन पूरा बोल रही हूँ ना, ये मेरे बुक में नहीं लिखा है, मेरे बुक में सिर्फ ये वर्ड्स लिखे हैं। एज ए स्टूडेंट आपको ये बुक जो आप जब रिवीजन करोगे ना तब बहुत मजा आएगा यार, एक एक वर्ड है फटक से याद हो जा रहा है, यही तो मुझे चाहिए था। एग्जाम हॉल में इसका प्रेशर फील होगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में क्या होगा ना, आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने पड़ेंगे और उसके लिए आप देखो कि एक एक मिनट एक्स्ट्रा जा रहा है। फिर अगर तभी जब आपका रिवीजन चल रहा है तब आप फर्स्ट पूरा पूरा लाइंस पढ़ लेते हो ना, तो आपका माइंड रजिस्टर कर लेता है, हाँ इसके बाद ये लाइन, इसके बाद ये लाइन, या आपको वो लाइन फॉर्मेशन टेक्निक आ जाती है। सो ऑलवेज गो फॉर अ मैट जहाँ पे पूरे पूरे लाइन्स लिखे हो, वर्ड्स नहीं लिखे हो, वर्ड्स हाईलाइटेड होने चाहिए, सिर्फ वर्ड्स नहीं लिखे होने चाहिए। ठीक है। थ्योरी सब्जेक्ट्स में इसका खासकर ध्यान रखें, बिकॉज बच्चों को आजकल होता है कि नहीं वर्ड्स लिखे होने चाहिए, छोटे छोटे में होना चाहिए, कम में होना चाहिए मैट। अरे बेटा कम में होगा वो रिविजन फेज में, फिर आपको एग्जाम फेज में बहुत दुखी करेगा। वो एग्जाम लिखने जाओगे तब याद आएगा कि शिट यार वो वाला स्टडी मैट ले लेना चाहिए था। तो ऑलवेज इंश्योर वेयर फुल वर्ड्स आर रिटन, तभी आप वो स्टडी मैट कंसल्ट कर रहे हो। अभी अगर आप दोनों ग्रुप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो दोनों ग्रुप अटेम्प्ट कर रहे हो तो मैंने पहले ही बोला बहुत सोच विचार करके दोनों ग्रुप अटेम्प्ट करना, जल्दी नहीं है। अगर आपको लग रहा है नहीं होगा एंड दोनों ग्रुप ही देना है तो जनवरी प्लान कर लो, या अगर आपने सितंबर डेफर सॉरी अगर आपने मई डेफर किया है तब तो सितंबर एकदम बेस्ट है आपके लिए। अगर आपने मई डेफर कर रखा है तब तो सितंबर आपके लिए एकदम बेस्ट है। बट अगर आपने मई दिया था एंड वो आप क्लियर नहीं कर पाए एंड उसके बाद आप सोच रहे हो कि आपको ये देना है सितंबर में दोनों ग्रुप, तो आई विल तो नॉट एडवाइस। हाँ अगर आपकी तैयारी अच्छी हुई है, आपको लग रहा है आप कर पाओगे, तो आप दे सकते हो। बट मेरा पर्सनल यही सजेशन रहेगा कि आपको रुकना चाहिए 2 महीने एंड जनवरी प्लान करना चाहिए अगर आपको दोनों ग्रुप ही देने हैं। बाकी अगर आप दोनों ग्रुप प्लान कर रहे हो तो मैं बताती हूँ कैसे करना है। 6 सब्जेक्ट्स है, 10 दिन दोगे, आगे पीछे कर सकते हो, जैसे मैंने ऊपर बोला था उसमें 20 दिन का, आप किसी में 25, किसी में 15, किसी में 10, किसी में 5, सॉरी किसी में 10, किसी में 20, वो आपके ऊपर है। बेयर मिनिमम 10 दिन मैंने ऊपर भी बोला था आपको देना चाहिए। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे क्योंकि 60 दिन ही आपके पास इन 6 सब्जेक्ट है, तो आपको 10 दिन ही मिलते हैं हर के लिए। तो आप उस 10 दिन में आपको अब मेरे हिसाब से सेकंड डिवीजन का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि यूजुअली फर्स्ट डिवीजन में ही हमें इतना टाइम लग जाता है। तो फर्स्ट डिवीजन करना आराम से 10 दिन, एकदम अच्छे से पढ़ना उस सब्जेक्ट को, क्योंकि दैट इज योर फर्स्ट एंड लास्ट टाइम यू आर स्टडिंग दैट सब्जेक्ट एक्सेप्ट फॉर द 1.5 डे। तो जो 10 दिन दोगे उसमें एकदम जान दे देना उस सब्जेक्ट में। ठीक है। तो 10 दिन देना है अपने, सॉरी 10 दिन देना है अपने को। सेकेंड रिवीजन का कोई भी प्रोविजन ही नहीं है, सेकेंड रिवीजन का यहाँ पे प्लान ही नहीं बनता। क्योंकि अब अगर आप सोचोगे 10 दिन में मैं 5-5 दिन करूँ, तो आप ना 5 दिन फर्स्ट रिवीजन सही से करोगे ना 5 दिन सेकंड रिवीजन सही से कर पाओगे। तो 10 दिन जो है उसी में फर्स्ट रिवीजन लास्ट रिवीजन जो है आपका अच्छे से करो, एंड उसमें सारे जो भी चैप्टर्स कवर करो एंड उसको अच्छे से सॉल्व करो। ठीक है। डे प्लान एज जो मैंने पहले भी बोला था, थ्योरी प्रैक्टिकल जैसा भी आपका मन करे,
अगर आपको लगता है कि नहीं सिर्फ एक सब्जेक्ट करना चाहिए तो आप एक सब्जेक्ट करो, 2 सब्जेक्ट करना चाहिए तो 2 सब्जेक्ट करो, 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स मत लेना, 3-4 सब्जेक्ट्स एक दिन में मत करने बैठना, मैक्सिमम 2 कर सकते हो, मिनिमम 1 तो अपने को करना है। एमटीपी आरटीपी के लिए देखो, अगर आप सिर्फ सितंबर का भी करते हो ना तो आधा दिन लगता है, एंड आधा दिन इज स्क्वीजेबल फ्रॉम दैट 10 days ऑल्सो, तो आधा दिन आप निकाल सकते हो, तो सितंबर 24 के एटलीस्ट एमटीपी आरटीपी जरूर करके जाना। एमसीक्यूज देखो, अब आपको मैंने ऊपर भी बोला 30% एमसीक्यूज जो है वो आपकी जान तो बचा सकता है, बट 10 दिन में हो सकता है कि हमें एमसीक्यूज करने का टाइम नहीं मिले। ठीक है, हो सकता है कि क्योंकि हमें लर्न करते करते या उस सारे क्वेश्चंस करते करते या उस चैप्टर को कवर करते करते ही 7-8 दिन लग जाए, तो एमसीक्यू शायद पॉसिबल नहीं हो, बट अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपको एक भी दिन एक्स्ट्रा मिलता है तो उसमें और कुछ करते हुए वेस्ट मत करना, उसके लिए एमसीक्यूज ही सॉल्व करना। स्टडिंग आवर्स मैंने पहले बोला था, इफेक्टिव जो है वो 8 से 10 घंटे होने चाहिए, इफेक्टिव 8 से 10 घंटे निकालने के लिए आपको 10 से 12 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे, तो अगर आप इसके लिए प्रिपेयर्ड है तभी ओनली गो फॉर इट। इंश्योर फुल कवरेज, अब आप बोलोगे मैम 20 दिन में आपने बोला इंश्योर फुल कवरेज, यहाँ पे 10 दिन में भी आप इंश्योर फुल कवरेज, मैंने बोला ना वहाँ पे 20 दिन में भी आप फर्स्ट एंड सेकंड डिवीजन में वो डिवाइड कर रहे थे अपना फेज, यहाँ पे तो आपको सेकंड डिवीजन का कुछ प्रोविजन ही नहीं है, तो जो भी आपका 10 दिन है उसमें सारा जो भी चैप्टर्स है जितना पॉसिबल है कवर करो। अगर आप फुल कवरेज दिमाग में लेके चलोगे ना तो आपका माइंड भी वैसे ही प्रोसेस करेगा, एंड उसको पता है यार इस दिन तो ये सब्जेक्ट, इस दिन तो ये चैप्टर कंप्लीट करना है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट करना है, इसके बाद ये, और अगर आप पहले से अपने माइंड को एबीसी रजिस्टर कर लोगे ना तो वो ए कैटेगरी में ज़्यादा टाइम लेगा, बी कैटेगरी में कम लेगा, एंड सी वो करेगा ही नहीं। ठीक है, तो ऑलवेज एंड ऑलवेज मेक श्योर कि आप 100% कवरेज एटलीस्ट अपने दिमाग में तो लेके चलो। वहां जैसे ही आप ए बी सी घुसा दोगे ना तो ए सब्जेक्ट में अगर 4 घंटा भी, ए चैप्टर में अगर 4 घंटा भी लेना था ना वो ऑटोमेटिकली 6 घंटे ले लेगा। So don't make this mistake. At least register your mind for 100% coverage. And I promise अगर आप सही से करोगे ना you will see कि आप 100% कवरेज कर भी पा रहे हो। ठीक है, तो माइंड वही प्रोसेस करना है कि 100% कवरेज करना है। 1.5 डे प्लान करना है, कब प्लान करना है, लास्ट डे प्लान कर लो अपना, जो भी आपको फर्स्ट डिवीजन का लास्ट डे है उस पर 1.5 डे प्लान कर लो। थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग द डिसीजन ऑफ बोथ ग्रुप्स, ये मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो से अभी तक बोला है, तो मैं वापस रिपीट नहीं करूंगी, मैं डीमोटिवेट नहीं करना चाहती किसी को, तो अगर आप एकदम श्योर हो तभी करना। अगर आपने मई 24 डेफर किया है तब सितंबर 24 इज योर गोल्डन चांस, क्योंकि जैसे मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको 10-12 घंटे पढ़ने हैं जो भी, तो आधे बच्चे जिन्होंने मई 24 दिया है वो तो ऐसे ही रेस से बाहर हो जाते हैं दोनों ग्रुप देने के, वो जनरली ऑप्ट करेंगे एक ग्रुप के लिए। तो अगर आपने मई 24 डेफर किया है तो सितंबर 24 इज योर टारगेट टू गेट अ रैंक। अगर आप दोनों ग्रुप देते हो तो आई फील इस एग्जाम में कम से कम मार्क्स में भी रैंक आ जाएंगे, क्योंकि दोनों ग्रुप देने वाले लोगों की ही संख्या बहुत कम होगी। तो अगर आपने मई 24 डेफर किया है तो अभी से एक्स्ट्रा आउंस ऑफ एफर्ट देने लग जाओ एंड यू कैन ईजिली टारगेट अ रैंक। मतलब इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि बहुत कम मार्क्स पे भी इस पे रैंक निकलेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला 2 ग्रुप देने वाले लोग ही कम हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली इट्स ईजियर टू स्कोर अ रैंक। ठीक है, डोंट चेंज स्टडी मैट, जो ऊपर एडवाइस था मेरा, स्टडी मैट मत चेंज करो। स्टडी मैट ऐसा चुनो जो 100% कवरेज इंश्योर करे। पास्ट पेपर्स, एमटीपीज, आरटीपीज मैं बोलूँगी कि आपको करना चाहिए, ऑल्दो इवन आई नो शायद टाइम नहीं मिले, टाइम मिले तो ज़रूर करना, प्रेशर लेके मत करना कि यार नहीं सॉल्व करना ही है, तब क्या होगा, जो कंटेंट अपने कवर कर रहे हैं उसी में क्वालिटी कम हो जाएगी, तो वो प्रेशर लेके नहीं चलने का ज़रूरत है, होगा तो सॉल्व करेंगे, नहीं होगा तो भी अगर अपने कंटेंट अच्छे से करेंगे तो इट्स क्लियरेबल। एमसीक्यूज जैसे मैंने बोला एक दिन टाइम निकला तो बढ़िया, नहीं निकला तो अपना कंटेंट इतना अच्छे से करना कि जो एमसीक्यू आए सॉल्व कर पाओ। एंड लास्टली ऑलवेज रिमेंबर इट इज डिफिकल्ट बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। ठीक है, डिफिकल्ट होगा, अभी अभी शायद जो लोग फेल होके आए होंगे उसमें ऐसा लग रहा होगा यार मैंने तो बहुत मेहनत की थी, इस बार तो मैंने सोचा ही था हो जाएगा पर नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हुआ, मे बी इट वॉज गॉड्स विश,
इस टाइम इतनी मेहनत करो कि ऊपर वाले भी मजबूर हो जाए कि नहीं, इसको तो इस बार पास कराना ही है. सो डोंट थिंक अबाउट द रेस्ट, जस्ट गिव योर बेस्ट एंड रिलाई अपॉन गॉड. ठीक है. एज आई सेड, इट इज नॉट इम्पॉसिबल. ठीक है. डिफिकल्ट है. शायद 4 महीने 5 महीने से लोगों ने पार्टी नहीं किया होगा, लोगों ने बाहर की दुनिया नहीं देखी होगी, लोगों ने टीवी नहीं देखा होगा, लोग अपने फ्रेंड से नहीं मिले होंगे. बट ट्रस्ट मी, व्हेन यू आर अ सीए फाइनलिस्ट, आप में एक अलग ऑरा होता है. सो प्रॉमिस योर सेल्फ दैट यू विल फेस द अदर वर्ल्ड ओनली व्हेन यू बिकम अ सीए फाइनलिस्ट. ठीक है. सो मेक श्योर दैट एवरी sacrifice that you are making now is worth when you give the exam. ठीक है. उसी जोश से तैयारी करना. अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करना नीचे, एंड इफ रिक्वायर्ड आई विल इवन मेक अ वीडियो ऑन इट. एंड फॉर मोर सच कंटेंट फॉलो ऑडिट स्टडी बडी, एंड until then, happy learning and stay strong.